हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री को देखते हैं। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसके बाद तो साइंटिस्ट आए, कैप्लर्स और टाइको ब्राहे, इन दोनों ने उन पर खूब रिसर्च किया और फिर उन्होंने ये बताया कि नहीं, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इक्लिप्स में लगाती है और जो सन होता है उस पर फोकस होता है। यानी कि जिस तरह से सर्कल में मिडिल पॉइंट उसका सेंटर होता है, उसी तरह इक्लिप्स में एक फोकस होता है। तो सन जो है उसके फोकस में रहता है। कैप्लर्स ने 3 लॉ भी दिए जिसके थ्योरी पर ये पता चलता है कि हाँ, जो सन जो है, जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर इक्लिप्स में लगाते हैं। उसके बाद आए गैलीलियो, जिन्होंने ये बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से एक ही डिस्टेंस से गिराया जाए तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। इन सब ने बहुत सारी डिस्कवरीज किए, बहुत सारे खोज किए, बट इसके बावजूद ये उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर क्यों लगाती है। ऐसा क्या है, इन सब के पीछे रीज़न क्या है। तो उसके बाद आए न्यूटन सर, जिन्होंने 1665 में इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की। ये स्टोरी काफ़ी फेमस है कि वो एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, उन पर एक सेब गिरता है और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सारी चीज़ें नीचे ही क्यों गिरती हैं, बारिश की बूंदें नीचे ही क्यों गिरती हैं और और हम सब ये अर्थ के सरफेस से ही क्यों अटैच रहते हैं। तो जिस तरह से अभी लॉकडाउन लगा है, 1665 में भी कैम्ब्रिज में 2 साल का लॉकडाउन लगा था। उस वक्त न्यूटन्स ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, जिनमें से ग्रेविटेशंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है उन सब के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स है जिससे वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद देखते हैं ग्रेविटी क्या होता है। तो ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो कुछ भी रहता है या फिर अर्थ के नियर आसपास कोई भी रहता है तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो सीधा नीचे आता है तो वो किसी न किसी ग्रेविटेशन फोर्स से तो आता ही है, लेकिन जिस एक्सेलरेशन से वो, जिस स्पीड से वो नीचे आता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कहते हैं, जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि हर सेकेंड में उसका जो वैल्यू है ग्रेविटी का वो बढ़ता जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड बहुत बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो पृथ्वी के नज़दीक आता जाएगा उसकी स्पीड वो उतनी ही तेज़ी से वो नीचे की ओर गिरेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट है कि एवरी पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों का मास m1 और m2 है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो हर बॉडी में होता ही है, तो उसी फोर्स से ही अट्रैक्ट करने की कोशिश। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे r मान लेते हैं। तो जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा ना वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r का जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये दोनों को जितनी दूर ले जाए ग्रेविटेशन फोर्स उतना कम होगा, और जितना नज़दीक ले जाए ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बाय r का स्क्वायर। जी को हम एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, तो जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर।
जी यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये वैल्यू बताता है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसी दो बॉडी के ऊपर लगता तो है, लेकिन इसे ही पता चलता है कि आखिर ये दो बॉडीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण चिपकते क्यों नहीं, कि इसकी वैल्यू बहुत कम। अगर किसी दो बॉडी का ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया जाए, मान लेते हैं कि दो बॉडी का जो मास है वो 60 kg है, और चूँकि F इज इक्वल टू m1m2/r का स्क्वायर होता है और g इसके साथ रहेगा, तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 60 इंटू 60 और नीचे हो गया 1, और इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पावर जो होता है 10⁻9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है काफ़ी कम है, इसके कारण ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये बहुत कम होता है, तो इसे नेग्लिजिबल माना जा सकता है। सो इसलिए दो बॉडी एक दूसरे को पे चिपकते नहीं। सो फीचर ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स का क्या होता है कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू मासेस से इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वर्टिंग मीडियम, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, चाहे वो पानी पे रहे, चाहे वो ग्लास पे रहे, या किसी भी मीडियम पे रहे, चाहे वो एयर पे रहे, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स उस पर मैटर नहीं करता, वो हर जगह एक ही अप्लाई होता है। दूसरा कि द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दैट दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एंड हिंस द ग्रेविटेशन फोर्स ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, और वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सो कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर अ पॉइंट मासेस, यानी ग्रेविटेशन फोर्स होता है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए माना जा सकता है, जैसे कि पृथ्वी और अर्थ को अगर बहुत दूर डिस्टेंस में रखा जाए तो वो दोनों एक पॉइंट की तरह ही काम करता है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू सही आएगा और वहाँ पे उसके लिए निकाला जा सकता है। सो अब देखते हैं कि ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। ग्रेविटेशन फोर्स अगर ना हो तो हम पृथ्वी से अटैच नहीं रह पाएंगे और एक तिनके की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स अगर ना हो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर वो स्केप हो जाएगा, जिस तरह मून में ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वहाँ है ही नहीं, इसलिए वहाँ सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होगा और यहाँ सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स जो मून का है उसके कारण जो हमारे पृथ्वी पर जो समुद्र है उन पे जो लहरें होती हैं उसी के कारण होती हैं, और जो ग्रेविटेशन फोर्स पता लगाने के कारण ही आज सैटेलाइट्स को सही जगह पे फिट किया गया है और हम मोबाइल का यूज़ कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेविटेशन के कुछ और डिटेल्स टॉपिक को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए